हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपकी अपनी NCERT की बुक से लिया गया है और इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का समावेश है जो कि पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 40,000 हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जो कि हानिकारक किरणें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल से श्रेष्ठ है, एक कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण है कि द्वितीयक सेल को हम आवेशित कर सकते हैं पुनः, और इसका हम पुनः यूज भी कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फैराडे धारिता का क्या अर्थ है। तो चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उस चालक की जो धारिता है 1 फैराड होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, डायोड और ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग दौलित्र की भांति किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दौलित्र की भांति किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। तो आइंस्टीन ने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव तो कितना होता है, 0 होता है। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है, ध्यान रखना कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी संधि डायोड को पश्च अभिनीति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। तो इसमें हमें पी को, जो हमारा पी क्षेत्र होता है, उसको सेल के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र को सेल के धन ध्रुव से जोड़ना चाहिए, जिससे कि यह संधि हमारी पश्च अभिनीति में कार्य करेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, धन आवेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को क्या करते हैं, त्वरित कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि धातु के परावैद्युतांक का मान होता है तो अनंत, कितना होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान एवं वर्गमाध्य मूलमान में संबंध तो क्या होता है, IRMS बराबर I0 बटा √2 या 0.707 I0, ठीक। दोनों में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो P प्रकार का अर्धचालक, और यदि पंच संयोजी मिलाई जाएगी तो N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध तो H बराबर E बराबर H न्यू, और H बराबर देखेंगे तो E अपॉन न्यू हो जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे E बराबर H न्यू। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान। तो बीटा कण पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। जो विद्युत चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे से। क्वेश्चन नंबर 17, स्वप्रेरकत्व का मात्रक तो हेनरी, क्या होता है, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ है कि दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है। तो वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि गतिज सिद्धांत के अनुसार परमाणु का साइज नाभिक के साइज की अपेक्षा कितने गुना बड़ा होता है। तो वह होता है 10,000 से 1,00,000 गुना, इतना बड़ा होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु का गृह मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो परमाणु का जो गृह मॉडल है वो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है या उच्च कक्षा में। तो जो परमाणु की निम्न कक्षा में या फिर
उच्च कक्षा में, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अधिक होती है? तो निम्न कक्षा में। कौन सी कक्षा में? निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है। और उच्च कक्षा में कैसी होती है? कम होती है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले कूलाम बल से। कहाँ से प्राप्त होता है? कूलाम बल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी के संगत काली रेखाएं प्राप्त होती हैं? तो लाइमन श्रेणी के संगत। लाइमन श्रेणी के संगत कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं? काली रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजक ऊर्जा कितनी होती है? तो वह होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इसका तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है? तो प्रथम नियम। प्रथम नियम किसको दर्शाता है? आवेश संरक्षण। और द्वितीय नियम किसको दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। यह भी आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सेल के विद्युत अवघटन की सांद्रता बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या करने से? सांद्रता बढ़ाने से। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है? तो करता है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक, करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल, यहाँ पर क्रांति नहीं, श्रांति काल, कौन सा काल? श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका श्रांति काल घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, क्या ओम का नियम सभी प्रकार के चालकों के लिए सत्य है? तो नहीं है। यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए? धात्विक चालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण। तो अन्योन्य प्रेरण पर क्या कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। मतलब दूसरी कुंडली पर निर्भर रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? तो स्वप्रेरण। क्योंकि इसमें एक ही कुंडली होती है और जिसमें दो कुंडली होती हैं वो अन्योन्य प्रेरण होता है और जिसमें एक कुंडली होती है वह स्वप्रेरण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो धारा होती है वो होती है विस्थापन धारा। कौन सी धारा? विस्थापन धारा। यहाँ से विस्थापन धारा की परिभाषा ही पूछ सकते हैं। तो आप यही लिखेंगे कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, धातु का पराविद्युतांक। ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप धातु या वायु कर लेना। वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। धातु या पे आप कर लेंगे। वायु या निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है? 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, डायोड और ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। यानी इन दोनों में से किसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो डायोड का। किसका? डायोड का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर का उपयोग दौलित्र के रूप में किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसमें? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा, किस प्राथमिक सेल को प्रमाणित सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डैनियल सेल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, डैनियल सेल। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वह होता है 0। कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि एक प्रकाश स्रोत से
प्रकाश निम्न ऊर्जा में निकलता है। एक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है किस रूप में निकलता है, तो फोटोन यानी बंडलों के रूप में निकलता है, ठीक, जिसे हम क्वांटा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु पर। किस पर? व्हीटस्टोन सेतु पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, तो नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य। कैसा होता है? नगण्य, ठीक। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है कि नॉर तथा नैंड गेट से, नॉर तथा नैंड गेट कौन से गेट कहलाते हैं, तो नॉर तथा नैंड गेट हमारे सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से सभी गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भंवर धाराओं का उपयोग धारामापी को रुद्धौल बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? रुद्धौल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। अर्थात जो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा हैं एक दूसरे पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि जो विद्युत बल रेखा हैं वो समविभव पृष्ठ पर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। तो इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? डेविसन और जर्मन, ठीक, डेविसन और जर्मन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है कि संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है। संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? जब उसकी धारिता का मान बढ़ाना हो, यानी धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमें संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसफार्मर का क्रूड पटलित क्यों बनाया जाता है? पटलित लिखा है, ट्रांसफार्मर क्रूड पटलित क्यों बनाया जाता है, तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए, या फिर भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उस पर लगने वाले बल को हम कहते हैं विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल की खोज लॉरेंज ने की थी, इसलिए उसे हम लॉरेंज बल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता में संबंध, तो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/विभेदन सीमा। क्वेश्चन नंबर 55 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि टीवी के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो उपयोग में लाई जाती है, तो रेडियो तरंग। कौन सी रेडियो तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स सही विकल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए संपूर्ण फिजिक्स के सही विकल्प सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अलावा आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे सही विकल्प के रूप में, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी अपनी NCERT की बुक से लिए गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में लिखा हुआ है कक्षा 12 संपूर्ण सही विकल्प का समावेश एक ही वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना। ठीक, तो इस वीडियो में हम सही विकल्पों का अध्ययन करेंगे। तो लिखा है सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो हमारा पहला विकल्प है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपका सही राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस तरंग की होती है, तो गामा किरणों की या गामा तरंगों की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश के रंग का कारण तरंग का निम्न गुण है। तो क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के कारण ही प्रकाश का क्या होता है, रंग निर्धारण होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि माइक्रो तरंग की तरंग दैर्ध्य परास है। तो 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक। कहाँ से, 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम लगाया। तो सर्वप्रथम किसने लगाया था, मैक्सवेल ने। किसने लगाया था, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की। तो पुष्टि की बात आए तो पुष्टि की थी हर्ट्ज ने। किसने की थी, हर्ट्ज ने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग तो कितना होता है, v बराबर 1/√μ0ε0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है
हवा कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान होगा, वायु भी आ सकता है इसकी जगह, ठीक। तो कितना होगा 57 डिग्री, कितना आएगा 57 डिग्री, ठीक। इस प्रकार से लिखा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है जब प्लेटों की बीच की दूरी डी हो। अब यहाँ पर डी बोला है तो डी के रूप में देखना है, तो क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यदि यहाँ पर 2d कर देता तो फिर नीचे 2d हो जाता, ठीक। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है विवर्तन की घटना के लिए, किसके लिए, विवर्तन की घटना के लिए तरंगों के मार्ग में आने वाले अवरोध का आकार होना चाहिए, तो तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जिस तरंग दैर्ध्य की कोटि का प्रकाश होगा उसी कोटि का क्या होना चाहिए, अवरोध, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि वह तल जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर के कंपन एवं प्रकाश संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होते हैं क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपन तल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंजों की आकृति होती है तो अति परवलयाकार, कैसी होती है, अति परवलयाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में यदि स्लिट के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुगनी, कितनी हो जाएगी, दुगनी, ठीक। ध्यान रखना आधी करने पर कितनी हो जाएगी, दुगनी। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट है ओमीय प्रतिरोध है, 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से एक हमारा रहेगा तांबे का तार, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबे का तार। और इस वीडियो में उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का समावेश है जो कि विगत प्रश्नों यानी पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक, जो कि विगत पेपरों में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगें, तो दूरदर्शन में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं, तो सूक्ष्म तरंगें, कौन सी, सूक्ष्म तरंगें प्रयुक्त होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उभयनिष्ठ आधार विधा में धारा लाभ अल्फा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में धारा लाभ बीटा में संबंध है, तो बीटा बराबर अल्फा बटा अल्फा -1 होगा, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा, तो कितना होगा, Q इंटू ई, कितना होगा, Q इंटू ई। F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक, इतना बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वोल्ट विभव का भी होता है, विभवांतर का भी होता है और विद्युत वाहक बल का भी होता है। या तो तीनों रहेंगे ऑप्शन में या फिर इन तीनों में से कोई सा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है, 24 घंटे, कितना होता है, 24 घंटे, ठीक, पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का अंतर होना चाहिए, दोनों तरंगों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन सी घटना में, समपोषी व्यतिकरण, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18, 6.25 गुणा 10 की घात 18, ठीक, इतनी संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, कितनी होती है, अनंत। नेक्स्ट है जेनर डायोड का उपयोग होता है, तो जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियामक या वोल्टेज के नियंत्रण में, ठीक। नेक्स्ट है दूर संचार में प्रयुक्त तरंग है, कौन सी, दूर संचार में, तो सूक्ष्म तरंग है, कौन सी, सूक्ष्म तरंग है, ठीक। नेक्स्ट है पानी का परावैद्युतांक है, तो कितना है, 80, कितना होता है, 80। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो यह वीडियो आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश तरंगें, तो प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है न्यूनतम आवेश है, कौन सा, न्यूनतम आवेश, तो न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है कि आवेश Q के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो E व्युत्क्रमानुपाती RQ, क्या E व्युत्क्रमानुपाती RQ, r पे घात 3 है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो E व्युत्क्रमानुपाती RQ, ठीक, कितनी होगी, E व्युत्क्रमानुपाती RQ। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा, तो कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0, ठीक। नेक्स्ट है यदि एक धन आवेश चालक को
धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक पर आ जाते हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, चालक पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा तो कितना होगा, Q/2πε0a। ठीक, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता जबकि विभव शून्य होता है। हमने इसका व्यंजक भी किया है, V बराबर कितना आता है, 0। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है द्विध्रुव की किसी बिंदु पर विभव भी बिंदु की r दूरी पर निर्भर होता है तो भी व्युत्क्रमानुपाती r², भी व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि यदि विभव भी दूरी x में संबंध v बराबर x² - 4 तो x बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र होगा तो कितना होगा, x बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र। तो ये दो कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये x बराबर -1 है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2x का मान -1 तो ये हो जाएगा -2 और ये पूरा चर राशि इसका हो जाएगा 0, अपकलन करेंगे तो ठीक -2 वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है धातुओं में धारा प्रवाह होती है तो धातुओं में धारा किसके कारण प्रवाह होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I बराबर NeVDA। क्या लिखा, NeVDA। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध किसका घट जाएगा, अर्धचालकों का। किसका, अर्धचालकों का घट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है तो क्या समान होता है, केवल धारा समान होती है दोनों में। ठीक, नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो त्वरित आवेश से। किससे, त्वरित आवेश से। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, विद्युत चुंबकीय किरणें क्या नहीं है, बीटा किरणें नहीं होती। ठीक, क्या नहीं होती, बीटा किरणें। नेक्स्ट है ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो किनको अवशोषित कर लेता है, पराबैंगनी विकिरणों को, और हमारे लिए कवच की भांति कार्य करता है जो कि 32 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है तो किसकी पुष्टि करता है, ध्रुवण की। जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है वो प्रकाश के ध्रुवण की घटना की पुष्टि करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है एकल स्लेट विवर्तन में स्लेट चौड़ाई, सॉरी ये स्लेट लिखा, स्लेट चौड़ाई बढ़ाने पर केंद्रीय उच्च स्तर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है यदि किसी परावर्तक तल का आपतन कोण, आपतन और ब्रूस्टर कोण, ये ब्रूस्टर लिखा है, आपतन और ब्रूस्टर कोण बराबर हैं तो परावर्तित प्रकाश किरण होती है तो कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती है। कब, जब आपतन कोण और ब्रूस्टर कोण कैसे हों, बराबर हों तो जो प्रकाश किरण होगी कैसी होगी, समतल ध्रुवित। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण, सॉरी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, किसके, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलती प्रकाश की, क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती प्रकाश की। ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 - 19 कूलाम। ठीक, इतना आवेश होता है। नेक्स्ट है V वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक द्वारा अर्जित वेग होता है तो कितना वेग होता है, V बराबर इतना आ जाएगा √2eV/m। ठीक, नेक्स्ट है 51 कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो होता है 1.76 × 1011 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि E ऊर्जा के फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग कितना होता है तो फोटोन का संवेग होता है E/c। कितना होता है, E/c। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 है कि 150 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी तो 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम होगी। इसको जब आप हल करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है तो जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितनी होती है, 1.12 × 10 - 19। कितनी होती है, 1.12 × 10 - 19। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं तो निश्चल आयन क्या होते हैं, निश्चल आयन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है प्रकाशिक संसूचक के लिए उपयोग में लाते हैं तो क्या लाते हैं, फोटो डायोड। क्या लाते हैं, फोटो डायोड।
नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णन होते हैं वह बल है। तो वह बल कौन सा बल है? कूलाम बल, या कूलामीय भी लिखा हो सकता है, कूलामीय बल। ठीक। नेक्स्ट है किसी नाभिक से प्रकीर्णन अल्फा कणों का मार्ग होता है तो अति परवलयाकार। कैसा होता है? अति परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है परमाणु संरचना को समझाने के लिए बोर ने उपयोग किया। तो किसका उपयोग किया था? कोणीय संवेग का क्वांटीकरण सिद्धांत, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक, उपयोग किया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के रैखिक संवेग का आघूर्ण होता है तो h/π कितना होता है? h/π। ठीक। नेक्स्ट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। कब? जब कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये लिखा है बोर, लिखा है, क्या लिखा है? बोर कक्षाओं की रचनाओं में अनुपात होता है। यहाँ पर त्रिज्याओं में बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात होता है, यहाँ त्रिज्याओं लिखा है। बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात होता है तो 1:4:9। कितना होता है? 1:4:9। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात 1:4:9 का होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणी जो पूर्णतः परावैंगनी भाग में है तो कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी। ठीक, कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी। ठीक, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, तो उनमें से जो लाइमन श्रेणी है वो क्या होती है? परावैंगनी भाग में होती है। ठीक। नेक्स्ट है परमाणु होता है तो परमाणु होता है अनावेशित। कैसा होता है? अनावेशित। ठीक। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक से तात्पर्य, तो परमाणु क्रमांक से जो तात्पर्य है वो नाभिक में अवस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है वही हमारे क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक। नेक्स्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है तरंग सदिश। क्या? तरंग सदिश, यहाँ पर सदिश लिखा है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो k/2π/λ, k/2π/λ। नेक्स्ट है n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और p टाइप में कोटर पाए जाते हैं। ठीक। फिर लिखा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो किस पर करता है? पदार्थ पर, कि वह पदार्थ कैसा है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी तो 9 × 10⁻13 जूल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो एक गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। ठीक। नेक्स्ट है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है एलसी मात्रक, रूट में लिखा हुआ है एलसी मात्रक है तो एलसी का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक। तो ये हमारे आज की वीडियो के ऑब्जेक्ट 75 कंप्लीट। हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12 विषय फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सभी रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी संभावना बोर्ड एग्जाम 2021 में आने की 100% है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। आज की हमारी वीडियो का टारगेट रहेगा 40,000 लाइक का। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रोगों के कीटाणुओं को मारने में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है तो परावैंगनी विकिरण का। किसका? परावैंगनी विकिरण का। किसको? रोगों के कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं तो कौन सी तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, आप इस वाले क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट है खाली स्थान में बादल बनते हैं तो किस में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। किस में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है श्रव्य आवृत्ति परास होती है, यानी सुनने की जो आवृत्ति परास होती है वो होती है कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और इनसे अधिक किसकी होती है? कुत्तों की जो श्रव्य आवृत्ति परास होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए
खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति परास खाली स्थान से खाली स्थान तक होती है। तो वो होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मध्यमंडल के ऊपर खाली स्थान होता है। तो क्या होता है? आयनमंडल। क्या होता है? आयनमंडल। ठीक, रेडियो तरंगों में इस मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, ये भी आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में खाली स्थान की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किसकी? गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ खाली स्थान व्यतिकरण होता है। तो कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि ध्रुवण कोण पर किसी तल से परावर्तित एवं अपवर्तित या अपवर्तन के बीच का कोण होता है। परावर्तित एवं अपवर्तित प्रकाशकरण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है बादलों का स्पष्ट फोटो खींचने के लिए कैमरे के लेंस के आगे खाली स्थान लगा देते हैं। तो क्या लगा देते हैं? पॉलीराइड, क्योंकि पॉलीराइड से हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है? घटता है, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश के खाली स्थान की घटना के कारण श्वेत प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई स्लेटों की बीच की दूरी के खाली स्थान होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, पढ़ा होगा बीटा व्युत्क्रमानुपाती 1/d। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है खाली स्थान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो वह संधारित्र है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का पतन होता है, उसे कहते हैं। तो विभव पतन की दर क्या कहलाती है? हमारी विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव पतन की दर यानी कमी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक, किसका? चुंबकीय आघूर्ण का। तो क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर। क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर। नेक्स्ट है कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि समतल तरंगाग्र में प्रकाश किरणें खाली स्थान होती हैं। तो कैसी होती हैं? समतल होती हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट है कि दो विद्युत आवेशों के मध्य क्रियाशील बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब क्रियाशील बल खाली स्थान हो जाएगा। तो आधी करने पर कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक, नेक्स्ट है कि 1 फैराड बराबर खाली स्थान स्थित फैराड होता है। तो 9 × 10⁻11 9 × 10⁻11 स्थित फैराड। ठीक, नेक्स्ट है कि विभवमापी एक खाली स्थान वोल्टमीटर है। तो कौन सा वोल्टमीटर है? आदर्श। कौन सा वोल्टमीटर है? आदर्श वोल्टमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र खाली स्थान होते हैं। तो गोलाकार होते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे बोलते हैं गोलाकार तरंगाग्र। ठीक, नेक्स्ट है कि आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। क्या होता है? AT। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। mL/T⁻² और A⁻1। यह है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है कि -Q तथा +Q दो बिंदु आवेश स्मॉल l दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो कितना होगा? Q × L। कितना होगा? Q × L। P = Q × L। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होगा? PE। टाउ बराबर PE। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा PE। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो mL² T⁻³ और A⁻1। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू, तो इस खाली स्थान में क्या आएगी, दूरी। क्या आएगी, दूरी। विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, या V बराबर E इंटू L। दूरी को हमें दी L1 है, तो ठीक। नेक्स्ट है Q आवेश को भी विभवांतर पर त्वरित कराने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि खाली स्थान होगी, तो कितनी वृद्धि होगी, Q इंटू V। Q इंटू V, इतनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है कुचालक माध्यम से विभव खाली स्थान होता है, तो कुचालक माध्यम से विभव क्या है, घटता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम, तो विद्युत धारा में एम्पियर आ जाएगा और प्रतिरोध में ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है कि चालकता बराबर, क्या, चालकता बराबर 1 खाली स्थान, तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ठीक, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है वो होता है mL⁻3, mL⁻3 T⁻⁻3 और A⁻2, यह विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता खाली स्थान है, तो क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में खाली स्थान तथा खाली स्थान के ज्या वक्र दोलन होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय, पहले में विद्युत दूसरे में चुंबकीय, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि दृश्य प्रकाश का रंग, जो दृश्य प्रकाश का रंग है वो उसकी खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर, किस पर, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां खाली स्थान होनी चाहिए, तो कैसी, बराबर या फिर समान व्यतिकरण की घटना में, ठीक। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण, रंगीन क्यों दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, यानी पानी पर जो तेल डालते हैं उस पर एक पतली सी फिल्म जम जाती है तो वो रंगीन दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण, ठीक। नेक्स्ट है कि विवर्तन में क्रमिक दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता घटती जाती है, जो तीव्रता है वो कैसी होती जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट है साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश खाली स्थान होता है, तो अधर्वित प्रकाश होता है, कैसा, अधर्वित। नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा, तो तरंग दैर्ध्य के फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है hc/λ, इसके बटा में लैम्डा भी आएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि दहली तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो होती है शून्य, कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि निरोधी विभव तथा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा में संबंध, तो वो होता है E के बराबर EV। क्या होता है, E के बराबर EV। E के है यहाँ पर गतिज ऊर्जा और EV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि, तो अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कि कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि खाली स्थान होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट है कि चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है तो 0 होती है, कितनी होती है, 0, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है कि नॉर तथा नैंड गेट के साथ खाली स्थान गेट होता है, तो नॉर और नैंड गेट के साथ कौन सा गेट होता है, नॉट गेट होता है, कौन सा गेट, नॉट गेट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट गेट को खाली स्थान गेट कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्क्रमक गेट, कौन सा गेट कहते हैं, उत्क्रमक गेट। इसके बाद नेक्स्ट है दो धारी संख्याएं खाली स्थान होती हैं, तो द्विधारी संख्या हमारी 0 और 1 के रूप में होती हैं, जो कि कंप्यूटर इन संख्याओं को समझता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु का आकार लगभग खाली स्थान होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर का होता है, 10⁻⁻10 मीटर का होता है, किसका आकार, परमाणु का आकार। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम खाली स्थान ने किया था, तो जे थॉमसन ने, किसने किया था, जे थॉमसन ने। इसके बाद नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या खाली स्थान होती है, तो 10⁻15 मीटर की कोटि की, 10⁻15, ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम के खाली स्थान अनुक्रमानुपाती होती है, तो वर्ग के, कैसे, वर्ग के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके खाली स्थान में केंद्रित होता है, तो जो परमाणु उसका जो जितना भी द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में स्थित होता है, कहाँ पर, नाभिक में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है
कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के खाली स्थान भाग में होती है। तो दृश्य प्रकाश भाग में होती है। किसमें होती है? दृश्य प्रकाश में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो h/2 कितनी होती है? h/2 ध्यान रखना कितनी होती है? h/2 जो कि 2020 में पूछा गया था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर के अभिग्रहित के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन खाली स्थान उत्सर्जित नहीं करते। तो क्या उत्सर्जित नहीं करते? ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। क्या नहीं करते? ऊर्जा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खाली स्थान संबद्ध होती है। यहाँ पर एक कण लिखा है, कण के साथ एक खाली स्थान संबद्ध होती है। तो तरंग, ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ठीक। नेक्स्ट है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि में लाने पर घट जाता है। ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक। ध्यान रखना, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसमें? एन प्रकार में। और पी प्रकार में कोटर होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक, प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक तो क्या होता है? ओम, ओम। ठीक। ये लिखा हुआ है ओम। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में खाली स्थान कूलम प्रति वर्ग, कूलम प्रति किलोग्राम होता है। तो कितना होता है? 1.77 गुणा 10⁻11। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि सिलिकॉन परमाणु की वाह्यतम, यहाँ पर ये वाह्यतम लिखा है। ठीक। क्या लिखा है? वाह्यतम, वाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? 4। किसमें? सिलिकॉन में। ठीक। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान थे। तो इन रिक्त स्थानों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और जिस भी